हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आइए आगे चलते हैं। अगले टॉपिक्स हैं हमारे धारा मापी और धारा मापी का वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्जन। पहले ये 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, इसको कहते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। धारा मापी का अर्थ है कि किसी सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसका डिटेक्शन करता है, उसको डिटेक्ट करता है, धारा को संसूचित करता है। ये है इसका काम। तो एक एपरेटस है। ये थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे तो धारा मापी मुख्यतः हमारे पास मेनली 2 टाइप्स जो हैं गैल्वेनोमीटर है। परंतु जो एनसीईआरटी बुक है उसमें खाली चल कुंडल धारा मापी लिखा होगा, और दोनों को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल एक है, थोड़ा सा दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें डिफरेंस है भाई। तो धारा मापी 2 प्रकार के होंगे। एक निलंबित कुंडली धारा मापी या कुंडल धारा मापी, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ये चूंकि थोड़ा इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अरेंजमेंट है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हम निलंबित कुंडल धारा मापी को यहां पर नहीं दर्शाएंगे। दूसरा धारा मापी है किलकित कुंडल या किलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, फोल्डेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, या इसको कहते हैं वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। तो आइए किलकित कुंडली धारा मापी, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये जो निलंबित कुंडली धारा मापी है और किलकित कुंडली धारा मापी है, ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे, दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसीलिए हम किलकित कुंडली, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो डायग्राम है वो इजी है, इसलिए हम किलकित कुंडली धारा मापी का हेल्प लेते हुए हम धारा मापी को समझते हैं। ये जो किलकित कुंडली धारा मापी है, ये निलंबित कुंडली धारा मापी से यूज करने में सुविधाजनक है। परंतु सुविधाजनक होने के साथ साथ इसकी सेंसिटिविटी किलकित कुंडली धारा मापी से थोड़ा कम है। ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा कम है। तो आप ये मान लीजिए कि दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और किलकित कुंडली धारा मापी की रचना निलंबित कुंडली की धारा मापी से थोड़ा इजी होने के कारण हम सुविधा के लिए प्रयोगशालाओं में या इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग करते हैं, जहां धारा का संसूचन करना होता है। अब देखिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन में आते हैं, रचना में क्या क्या है, इसके कितने भाग हैं, उन भागों को थोड़ा सा समझेंगे। पहला भाग है मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने वाला भाग, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला भाग। इसमें क्या होता है, अभी डायग्राम से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि बेलनाकार चुंबक के 2 ध्रुव खंड होते हैं, 2 पोल्स हैं, सिलेंड्रिकल पोल है, एक एन पोल और दूसरा एस पोल। ये बहुत ही स्थायी और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। और इन पोल्स के बीच चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट होता है, रेडियल, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका प्रमुख भाग है, ये 2 प्रमुख भाग है। एक तो प्रबल चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक प्रमुख भाग ये है। दूसरा भाग है इसकी कुंडली।
इस प्रबल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक तांबे के तार की, और तांबे का कैसा तार होगा? इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, विद्युत रोधी तार की अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम किसी अचुंबकीय धातु के फ्रेम में लपेट करके बनाते हैं, और फ्रेम के धुरे मीन्स धुरी से लेना देना है, सिरे दो वियरिंग्स से जुड़े रहते, किलकित रहते हैं। अभी समझेंगे, दो वियरिंग्स से किलकित रहते हैं। और कुंडली क्या करती है? और धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। पहले इन दो भागों को आराम से समझ लेते हैं, फिर तीसरे भाग में चलते हैं। तीसरा भाग सी हमने लिखा है स्प्रिंग। तो यहां आने से पहले ये धारा मापी को समझिएगा, पहले दो भागों का अध्ययन कर लेते हैं। ये हमने ऐसे दिखा रखा है, देखिए ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, सिलेंड्रिकल, लगभग सिलेंड्रिकल। ये देखिए, एक एन है और दूसरा एस है। ये प्रबल और स्थायी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां को होगा? फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो रेडियल, कुछ इस टाइप से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग ये है हमारी आयताकार कुंडली, विद्युत रोधी तांबे के अनेक फेरों वाली विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, जिसको हमने किसी अचालक धातु के फ्रेम में लपेट करके बनाया है। दूसरा भाग हो गया। और इस कुंडली को देखिए, इसका एक सिरा इधर गया है, एक सिरा तो यहां किलकित है और दूसरा सिरा इधर यहां एक पिवोट से यहां जुड़ा हुआ है। एक सिरा यहां और एक सिरा यहां, ये दो सिरे, इन दोनों सिरों पर स्प्रिंग्स लगे हैं। एक स्प्रिंग, इसको T1 का स्प्रिंग S1, और यहां से तार निकाल दिया टर्मिनल T1। एक सिरा हो गया कुंडली का, एक सिरा है। और दूसरा स्प्रिंग दूसरे सिरे से है S2, और इससे वायर निकला हुआ है, ये टर्मिनल नंबर 2। तो आयताकार कुंडली के दो सिरे, जिन दो सिरों पर स्प्रिंग लगे हुए हैं वो टर्मिनल्स का काम कर रहे हैं, T1 और T2। और दोनों कुंडली के दोनों सिरे दो पेचों से, जो स्थायी पेचों से आपस में जुड़े हुए हैं। और इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे? इस कुंडली को घुमाएंगे। तो दो भाग हो गए, एक बेलनाकार चुंबक के ध्रुवखंड एन और एस, दो पोल्स हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र पहला भाग हो गया। दूसरा कुंडली, आयताकार कुंडली जो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच घुमाई जाएगी। तीसरे भाग में आते हैं। देखिए, तीसरा भाग हमने स्प्रिंग्स लिखा हुआ है। कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग S1 और S2 संबंधित रहते हैं, ताकि कुंडली को क्या नियंत्रक बल आघूर्ण, कंट्रोलिंग कपल कहते हैं उसको, प्राप्त हो सके। ये स्प्रिंग ही धारा मापी के टर्मिनल्स का काम करेंगे। T1 और T2 का है, स्प्रिंग से निकले हैं, अभी समझते हैं। ये तीसरा भाग हो गया भाई, स्प्रिंग S1 एंड S2। ये S1 एक टर्मिनल का काम करेगा और S2 दूसरे टर्मिनल का काम करेगा। और ये कुंडली के फिर दो सिरे कहां? दो पिवोट से आपका जुड़ गए। तीन भाग हो गए। चौथा भाग देखिए, क्रोट।
कोर भी कहते हैं। कुंडली के भीतर नरम लोहे की एक क्रोड रख दी जाती है, नरम लोहे का एक टुकड़ा रख दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन का। क्यों रखेंगे? क्योंकि धारावाही कुंडली के अंदर यदि कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्रोड का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को बहुत तीव्र करेगा और रेडियल ये भी करता है, ये भी रेडियल भी करता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक, तो चौथा भाग क्या हो गया? क्रोड। क्रोड का मतलब कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की एक छड़ रख दी जाती है ताकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो सके। ये देखिए, इस कुंडली के अंदर ये जो कॉयल है, इस कुंडली के अंदर ये क्रोड है, ये आयरन की एक क्रोड है। यहीं पर मैंने क्रोड लिखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल क्रोड है, सिलेंड्रिकल लोहे का एक टुकड़ा है भाई, नरम लोहे का टुकड़ा। कितने भाग हो गए? 4 भाग। चुंबक के ध्रुवखंड NS, आयताकार कुंडली, अनेक फेरों वाली पृथक तांबे के तार की कुंडली, आयताकार कुंडली नंबर 2। नंबर 3, कुंडली से स्प्रिंग जुड़े हुए हैं जो टर्मिनल T1 और T2 का काम कर रहे हैं, और इस कुंडली के 2 सिरों को 2 पिवोट से कस देते हैं। एक चौथा भाग और बच गया। ये देखिए चौथा भाग, ये एक संकेतक है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर सुई। और ये सुई एक वृत्ताकार पैमाने पर रोटेट करेगी, घूमेगी, डिफ्लेक्शन देगी। लेफ्ट एंड राइट। और ये सुई का डिफ्लेक्शन जो होगा वो करंट हम कॉइल में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उस बात पर डिपेंड करेगा। कितने भाग हो गए भाई? ये लास्ट भाग हो गया इसका। चुंबक के ध्रुवखंड, बेलनाकार चुंबक के ध्रुवखंड N व S जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आयताकार कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में जिसको रोटेट कराया जाएगा, नंबर 2। नंबर 3 भाग स्प्रिंग जो टर्मिनल्स का काम करेंगे, स्प्रिंग S1 एंड S2 टर्मिनल T1 एंड T2 का काम करेंगे। नंबर 4 क्रोड जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाएगा। और नंबर 5वां भाग संकेतक और स्केल। स्केल में ये 0 से 1 और 10 20 30 और 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन से 10 20 30 इधर को भी इस स्केल पर खाने बने होंगे। ये हो गया भाई कंस्ट्रक्शन किसका? इस धारा मापी का। किस धारा मापी का? किलिकित कुंडली धारा मापी, पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या करते हैं? इसके प्रिंसिपल पर आते हैं, सिद्धांत पर आते हैं। देखिए, जब इस धारा मापी में धारा प्रवाहित की जाती है, इस धारा मापी की कुंडली में टर्मिनल T1 और T2 के बीच हम एक सोर्स जोड़ देंगे। कैसा सोर्स? मतलब एक बैटरी, एक सेल जोड़ देंगे जो इसमें करंट फ्लो करेगा। जब धारावाही कुंडली बन जाएगी है, और हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो उसमें एक कपल क्रिएट होता है, बलों का एक जोड़ा क्रिएट होता है, और उस जोड़े के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? टॉर्क क्रिएट हो जाता है। पीछे पड़ा हुआ है। तो इस कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी और इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र B में रख देंगे तो इस कुंडली पर क्या हो जाएगा? एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, और कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा पीछे पड़ा हुआ है। अब यहां पर देखना, थीटा क्या है भाई? थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण है।
यदि मतलब नॉर्मल कॉयल के प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, उस एंगल को यदि हम 90 कर दें, 90 पे है ऐसा एंगल बने, तब इस टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 इसमें रखेंगे तो साइन 91 होता है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIAB। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको नंबर फर्स्ट स्टेप करेंगे भैया, ये ध्यान रखिएगा। एक टॉर्क क्रिएट हो गया, इस बल आघूर्ण को विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ है। क्या हुआ है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक बल आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया टाउ इज इक्वल टू और मैक्सिमम NIAB। यहां पर N क्या है? N जो है N कुंडली में फेरों की संख्या पीछे पड़ा हुआ है। I क्या है? I कुंडली में प्रवाहित धारा, लिख लीजिएगा आप, कुंडली में प्रवाहित धारा। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। A कुंडली का क्षेत्रफल है, और कुंडली कैसी है? आयताकार, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे निकाल लोगे। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब आइए कुंडली पे एक बलाघूर्ण, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू NIAB फर्स्ट स्टेप। अब देखना, इस कुंडली पे, कुंडली के सिरों पर 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। इन स्प्रिंग्स का काम है, जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयास करेगी, इस अधिकतम बलाघूर्ण के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस पर स्प्रिंग क्या करेंगे? एक काउंटर टॉर्क लगाएंगे, एक प्रतिबलाघूर्ण लगाएंगे, ताकि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर लाए, पोजीशन पे लाए। तो दूसरा बलाघूर्ण क्या क्रिएट होएगा भाई? ध्यान से सुनिएगा, बस 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। कुंडली में लगने वाला एक दूसरा बलाघूर्ण होगा, जिसको हम प्रतिबलाघूर्ण, काउंटर टॉर्क कहेंगे। काउंटर टॉर्क को रेस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स में इंग्लिश यूज कर रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। तो काउंटर टॉर्क को रेस्टोरिंग टॉर्क भी कहेंगे। वो रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज प्रोपोर्शनल फाई। फाई क्या है? ये डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है भाई। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, काउंटर टॉर्क की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो काउंटर टॉर्क टाउ इज प्रोपोर्शनल फाई, टाउ इज इक्वल टू K फाई। इसको प्रत्यानयन बल युग्म या ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग टॉर्क या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, या ऐंठन बल आघूर्ण भी इसको कहते हैं। काउंटर टॉर्क मतलब ये K एक कांस्टेंट है, इसको टॉरिशनल रिजिडिटी कहते हैं। टॉरिशनल रिजिडिटी या स्प्रिंग का बल नियतांक, ऐंठन बल नियतांक या प्रत्यानयन बल नियतांक। ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग का ऐंठन बल नियतांक या स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल नियतांक। और फाई क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा स्टेप हो गया टाउ इज इक्वल टू K फाई। बस हमको 2 चीजें चाहिए हैं भाई, एक टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा एंड दूसरा टाउ इज इक्वल टू K फाई। फिर आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों टॉर्क क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। एक टॉर्क क्या करेगा? इसको डिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा इसको वापस लाएगा। जब धारा प्रवाहित की, एक बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ, टाउ इज इक्वल टू NIAB मैक्सिमम। ये डिफ्लेक्शन एक ओर को, इसका जो ये सुई है, इस पैमाने पर एक ओर को इसने विक्षेप दर्शाया, डिफ्लेक्शन दर्शाया।
और फिर काउंटर टॉर्क की क्या करेगा, इसको वापस लाएगा, वापस लाने पर फिर दूसरी तरफ जाएगा तो फिर वो काउंटर टॉर्क फिर वापस लाएगा, ऐसा चलता रहेगा। इन इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। एक मिनट, हाँ, तो साम्यावस्था के लिए ये दोनों बल आघूर्ण कौन कौन, एक तो कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB, और दूसरा प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। सो K फाई इज इक्वल टू NIAB। इससे हम क्या निकाल देते हैं, फाई निकाल देते हैं। फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई। यहां K क्या है, K हमने पीछे उस पर डिस्कस कर दिया, प्रत्यानयन बल कांस्टेंट, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल कांस्टेंट, या टॉरिशनल रिजिडिटी भी कहलाता है, या रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहलाता है। तो इसमें इस फार्मूले को देखिए, इसमें NAB अपॉन के ये सब के सब कांस्टेंट है। N कुंडली में फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, B मैग्नेटिक फील्ड, K प्रत्यानयन बल नियतांक या ऐंठन बल नियतांक, ये इतनी चीज कांस्टेंट है। स्प्रिंग का ऐंठन बल नियतांक है कि सो इसको हम कांस्टेंट कर दें तो फाई इज प्रोपोर्शनल आई। जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर में की कॉइल पे करंट फ्लो हो रही है उस करंट के प्रोपोर्शनल। ज्यादा करंट फ्लो होगी डिफ्लेक्शन ज्यादा होएगा, और कम करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा। फाई इज प्रोपोर्शनल आई, ये ध्यान रखना है। देखिए, हमने मैथमेटिकली 22 नंबर तक आए थे, ये आ गया हमारा 23। और आगे चलते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनल आई। इसमें दो चीजें, इस गैल्वेनोमीटर के लिए दो चीजों का हमने अध्ययन करना। एक है धारा सुग्राहिता, देखिएगा धारा सुग्राहिता, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। धारा सुग्राहिता, इस धारा सुग्राहिता से क्या मतलब हुआ, पहले फार्मूला देखते हैं। देखिए, फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई, तो फाई अपॉन आई अलग कर देते हैं क्योंकि फाई इज प्रोपोर्शनल आई। फाई अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन K। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्वेश्चन आएगी, इसको नंबर 24 कह देते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी आप समझिएगा, इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली में, धारा मापी की कुंडली में, मीन्स धारा मापी में यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो यूनिट करंट फ्लो करने पर वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसको कह देते हैं करंट सेंसिटिविटी। धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी की का संकेतक सुई, मतलब कुंडली घूमेगी तभी सुई भी घूमेगी, भाई ध्यान रखना। जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसी को हम कह देंगे धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब फाई अपॉन आई, और वो कितना हो गया NAB अपॉन K। नंबर 20, एक और चीज पढ़ते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता, क्योंकि धारा मापी को हम वोल्टमीटर की तरह भी यूज करेंगे और धारा मापी की तरह भी यूज करेंगे। धारा मापी का मतलब धारा का संसूचन करने वाला। अच्छा, फिर से इसी में आते हैं, फिर से वोल्टेज सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी के बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी। चूंकि फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन K ऊपर पड़ा हुआ है,
इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, क्योंकि हमने धारामापी की कुंडली के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, विद्युत विभवांतर लगाया हुआ है, मतलब एक बैटरी लगाई हुई है, एक सेल लगाया हुआ है, तो विद्युत विभवांतर लगाया है, तभी उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो कुंडली, क्योंकि पृथक्कृत तांबे के अनेक फेरों वाली एक कुंडली है, तो कुंडली तांबे के तार की कुंडली है, तो उस तार का प्रतिरोध भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। भी क्या हुआ? कुंडली के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। आर क्या हुआ? कुंडली का प्रतिरोध। तो इस फाई अपॉन आई में आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, फाई अपॉन V अपॉन आर इज इक्वल टू NAB अपॉन, सो फाई इंटू आर अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K। तो फाई अपॉन V को सेपरेट कर दीजिए, फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन KR। ये नंबर 25 कर देते हैं, यही कहलाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगी भाई? धारामापी की कुंडली के सिरों के बीच V इज इक्वल टू 1 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए। यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो धारामापी की कुंडली जितना विक्षेपित होती है, कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, कितना डिफ्लेक्शन दे रही है, वही वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी, और उसकी वैल्यू होगी NAB अपॉन K इंटू आर। तो धारामापी की कुंडली के सिरों के बीच एकांक विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहेंगे। धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। अब देखिए, इस गैल्वेनोमीटर को हम सिंपली ऐसे दिखा देंगे। ये देखो धारामापी है, मैं इसको धारामापी में क्या क्या चीजें थी, ये गैल्वेनोमीटर है, सिंपली ऐसे दिखा दिया। ये दो धारामापी के दो टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, इसको G। और धारामापी AC और DC भी होते हैं भाई। AC मीन्स जैसे हमने बैटरी धारामापी के सिरों के बीच लगाई, तो AC वोल्टेज को नापेंगे, AC करंट का डिटेक्शन करेंगे, और सॉरी DC वोल्टेज और DC करंट का संसूचन करेंगे। यदि हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से धारामापी को जोड़ेंगे, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा का डिटेक्शन करेगा। तो सिंपली हम धारामापी को G से, G मीन्स गैल्वेनोमीटर, G मीन्स गैल्वेनोमीटर। अब देखिएगा, इस धारामापी को वोल्टमीटर और अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हम अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ, परंतु हम क्वेश्चन अभी तक नहीं करे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम आपको बहुत लंबे डिटेल से लेक्चर को लंबा खींच सकें। इसीलिए मैं पहले आपको थ्योरी करा रहा हूं, उसके बाद हर टॉपिक वाइज एक एक दो दो क्वेश्चन उठाएंगे। तो आते हैं वोल्टमीटर को, नहीं सॉरी गैल्वेनोमीटर को। सबसे पहले हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। ये देखिएगा, धारामापी को किस में बदलते हैं? वोल्टमीटर में परिवर्तन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। परंतु इससे पहले, इस धारामापी को वोल्टमीटर या अमीटर में कन्वर्ट करने से पहले इसके 3 मुख्य उपयोग है भाई। क्या 3 मुख्य उपयोग है? एक तो ये गैल्वेनोमीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग में करंट को डिटेक्ट करता है, करंट का डिटेक्शन करता है, संसूचन करता है। इसका उपयोग है भाई केवल और केवल परिपथ में प्रवाहित धारा को के बारे में बताना, उसको नापना। और दूसरा, धारामापी को हम क्या कर देते हैं? वोल्टमीटर में, मतलब धारामापी से हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। क्या करेंगे? धारामापी के श्रेणी क्रम में एक अति उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको।
और तीसरा उपयोग है इसका धारामापी के समांतर क्रम में। यदि एक बहुत ही अल्प, बहुत ही छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसको हम संट कहते हैं, SHUNT, संट आपकी बुक्स में लिखा होगा, तो वो तब एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एमीटर बन जाएगा। तो धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने कह दिया कि धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वह वोल्टमीटर बन जाएगा। यदि धारामापी का मान लेते हैं प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध का मतलब धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध होता है भाई। ऐसे हमने धारामापी को दिखाया था। ये धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, इसके दो टर्मिनल हुए। धारामापी का कुंडली का प्रतिरोध जी ही लेंगे हम, जी, कैपिटल जी, और इसके सीरीज में, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। चलिए इसको आर कर देते हैं। तो इतना भाग बन गया भाई। एक तो धारामापी था और दूसरा इस धारामापी के श्रेणी क्रम में हमने एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया और इसमें सपोज करंट फ्लो कराई हमने आई। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ये करंट इस धारामापी के कुंडली से होते हुए, प्रतिरोध से होते हुए आगे जाएंगे और ये फिर एक रेंज का, एक परास का वोल्टमीटर बन जाएगा और उसकी परास कहेंगे 0 to V। तो ये धारामापी को हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया भाई? वोल्टमीटर बना दिया। इसके दो टर्मिनल हो गए, ये वोल्टमीटर बन गया। मतलब ये पूरी चीज वोल्टमीटर है। धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया तो ये वोल्टमीटर बन गया। मान लिया धारामापी का प्रतिरोध G है, धारामापी का प्रतिरोध का मतलब धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध होता है और पूर्ण स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें आवश्यक धारा हमारे पास सपोज IG, जो भी करंट हम फ्लो करेंगे ये इसकी कॉइल से होते हुए जाएगी, कुंडली से होते हुए जाएगी, IG यहीं कह देते हैं। तब ये धारामापी 0 से V वोल्ट के परास का एक वोल्टमीटर बदल गया। कैसे बदला? जब उसके श्रेणी क्रम में हमने एक R रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब हम एक फार्मूला निकाल देते हैं। क्या? धारामापी मीन्स धारामापी का मतलब वोल्टमीटर बन गया, ठीक है। धारामापी में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R। अभी मैं इसको IG कह रहा हूं, V अपॉन R। अतः ये वोल्टमीटर बन गया। तो वोल्टमीटर, अतः वोल्टमीटर के सिरों के बीच विभवांतर 0 to V परास वाले वोल्टमीटर के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब ये अब वोल्टमीटर कहलाएगा। धारामापी में IG करंट फ्लो करने पर वही करंट R से भी आगे बढ़ेगी। तब ऐसी कंडीशन में धारामापी में ये धारा IG प्रवाहित हो रही है तो वोल्टमीटर के सिरों के बीच विभवांतर V इक्वल टू I के बदले IG इंटू R के बदले G प्लस R। क्यों? क्योंकि G व R श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया?
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 G प्लस R। तो B अपॉन आई जी इज इक्वल टू, आई जी को इस बी के नीचे भेज दीजिए, G प्लस R। तो हमको 0 टू V रेंज के पास का एक वोल्टमीटर बनाना है, तो हमने उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। इसको याद रखिएगा, और याद नहीं रहा तो सिंपल सा है कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, उसके साथ हमने एक अति उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया है कैपिटल R, उसमें करंट फ्लो कर दी है IG। तब उस वोल्ट मीटर बन गया। उस वोल्ट मीटर के सिरों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू I इंटू R। आई जी, R के बदले G प्लस R टोटल रेजिस्टेंस। सो हमने कितना रेजिस्टेंस R सीरीज में जोड़ा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसकी वैल्यू हमको निकाल देंगे। किससे निकलेगी? ये V अपॉन आई जी माइनस जी। इसको, ये हमारा नंबर, अगला नंबर आ गया 25 तक हम चले थे, 27 आ गया, ये नहीं 26 आ गया। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला तो उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है और वो वोल्ट मीटर बन जाता है। यदि वो वोल्ट मीटर बन जाता है तो उसको और डिटेल से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, हमने क्या करा भाई, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला, तो हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। और मैंने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन उठा रखा है, और एनसीईआरटी बुक में आप एडिशनल क्वेश्चन में जाएंगे या इसी टाइप के और जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, अदर बुक्स जो पढ़ रहे होंगे, वहां से क्वेश्चन उठा लीजिएगा। तो 27वां क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। ये कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। और धारा मापी में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 3 मिली एम्पियर। और पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। पूर्ण विक्षेप का मतलब हमने पढ़ा था। पूर्ण विक्षेप का मतलब, सपोज ये डायग्राम को देखिए, ये सपोज 0 टू 30 वोल्ट का हमने एक वोल्ट मीटर बना रखा है। 0 टू 30 वो उसकी रेंज होगी। रेंज मीन्स वोल्टेज को 0 से 30 वोल्ट तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूर्ण स्केल दर्शाता है, तो 0 से 18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे? एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। यहां पर दिया हुआ है, वी हैव गिवन, दिया है, देखिए दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है, इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। क्या क्या दे दिया है हमने? G इक्वल टू धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध लिख दोगे 12 ओम, और उसमें प्रवाहित धारा IG इक्वल टू कितनी दी है? 3 मिली एम्पियर। एक ओम में है, एक मिली को एम्पियर में बदलोगे तो 3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। और पूर्ण स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन को ये शो करेगा। और इसको किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है? 0 टू 18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट। तो V इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? 18 वोल्ट। 0 टू 18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना है ये निकालना है। तो निकाल देते हैं भाई। क्या निकाल दें? देखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर था, जरा ध्यान से देखिएगा फिर से। ये गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर की कॉइल से हमने एक हाई रेजिस्टेंस R
कनेक्ट कर दिया और ये हमारा बन गया वोल्ट मीटर। कब बना वोल्ट मीटर? जब इसमें एक 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। ये वोल्ट मीटर बन गया। कैसा वोल्ट मीटर बन गया? ये वोल्ट मीटर बन गया भाई कितने रेंज का? 0 to 18 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन गया। ये वोल्ट मीटर बना। तो R इज इक्वल टू, अभी पढ़ा हुआ है हमने, R इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है भाई? V अपॉन आई जी माइनस जी। अब भी अभी निकाला है। सो R इज इक्वल टू V की वैल्यू है 18 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ माइनस ये 12। तो यही आ जाएगा कितना भाई? देखिएगा 3 6 18 और 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 10⁻³ 6000 हो गया माइनस 12। तो 6000 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बच गया भाई? 5988 ओम। इसका मतलब हमने एक धारा मापी की कुंडली जिसका प्रतिरोध 12 ओम है और उसमें 3 मिली एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने के लिए उसको 0 से 3 मिलीमीटर की धारा प्रवाहित करने पर यदि वह पूर्ण स्केल डिफ्लेक्शन दर्शाता है और उसे 0 से 18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो उसके श्रेणी क्रम में हम लगभग 5928 का मतलब लगभग नियरली दिस इज इक्वल टू 6000 ओम की एक प्रतिरोध को जोड़ देंगे। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ध्यान ये रखना है अति उच्च होता है। और हमेशा वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में हम कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। जिस खंड में भी हमको वोल्टेज मेजर करनी होती है, जिस भाग में हमको वोल्टेज मेजर करनी होती है, उस भाग में क्या कर देते हैं? वोल्ट मीटर को उस सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। आइए धारामापी को एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वोल्ट मीटर में वैसे ही एमीटर में धारामापी को एमीटर में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? धारामापी को के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध, एक अल्प रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, उसको जोड़ देते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो जोड़िए। ये देखिए भाई, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G हो गया। इस कुंडली मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया जिसको हम कहेंगे S। S मीन्स SHUNT, शंट कहते हैं इसको। और इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं हम I करंट फ्लो करने पर सपोज कुंडली की ओर गई धारा I, तो शेष करंट इधर को शंट की ओर कितनी आएगी? I माइनस IG। क्योंकि ये शंट बहुत छोटा प्रतिरोध है, जिस भाग में प्रतिरोध कम होगा उधर की धारा ज्यादा जाएगी और ये फिर यहां से इधर को I निकल गई। ये पूरा भाग है, यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? ये एमीटर कहलाएगा। तो एमीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट जोड़ दिया, एमीटर बन गया। बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ये बन गया हमारा एमीटर। इसके 2 टर्मिनल हो गए। ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो धारामापी को एमीटर में परिवर्तित
करने के लिए यदि धारा I प्रवाहित करने पर धारामापी की कुंडली को धारा IG प्रवाहित हो रही हो तो शंट में प्रवाहित धारा कितने हो जाएगी भाई? शंट में प्रवाहित धारा ये रह जाएगी I माइनस IG। अतः पूर्ण विक्षेप, ऐसे लिख देता हूं, पूर्ण विक्षेप है ये भाई, विक्षेप डिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण विक्षेप एमीटर में परिवर्तित करने के लिए जब हमने I करंट फ्लो कर दी, करने के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये चूंकि धारामापी की कुंडली और शंट पैरेलल में है तो G के सिरों के बीच विभवांतर बराबर S के सिरों के बीच विभवांतर, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? सेम। ठीक हो गया? तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? ये आ गया भाई हमारे पास करने के लिए आ गया G के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, मीन्स गैल्वेनोमीटर की कुंडली इज इक्वल टू S के सिरों के बीच विभवांतर। तो G के सिरों के बीच विभवांतर देखिए, ये देखिए, इस यहां से इस G की ओर करंट कितनी फ्लो हो रही है? IG। तो G इंटू IG इज इक्वल टू, इसमें करंट कितनी है? I माइनस IG, S इंटू I माइनस IG। तो G इंटू IG इज इक्वल टू S इंटू I माइनस IG। सो S इज इक्वल टू आ गया हमारा G इंटू IG अपॉन I माइनस IG। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। ये नंबर आ गया हमारा 27।
देखो धारामापी को यदि हम धारामापी को फिर सुन लीजिएगा, धारामापी को यदि हमको एमीटर बनाना है तो उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसको हम शंट कहते हैं। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है, धारामापी को भी जी से ही डिनोट करते हैं। इसके पैरेलल में हमने शंट जोड़ दिया और पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यदि हम इसकी कुंडली में आईजी धारा प्रवाहित करते हैं तो ये पूर्ण स्केल डिफ्लेक्शन दर्शाता है और ये 0 से आई एम्पियर के पास का वोल्ट मीटर बन जाता है। माना यहां इसमें हमने करंट आई फ्लो करी, आई फ्लो करने पर गैल्वेनोमीटर की कुंडली की ओर आई जी गई ताकि ये पूर्ण स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देंगे और ये 0 से आई एम्पियर के रेंज का एमीटर बन जाए। तो शेष यहां से आई जी में से इधर को कितने शंट की ओर आई माइनस आई जी बचे। अब देखो जी और ये दो टर्मिनल्स को देखिए, जी और एस के सिरे ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो एस के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी हो गया। तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास केवल दो लाइन का ये आ गया, जी इंटू आई जी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। सो एस इज इक्वल टू जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस। तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी बुक का ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 के बाद ये 28 क्वेश्चन है भाई। एक धारामापी का प्रतिरोध 15 ओम है। धारामापी का प्रतिरोध का मतलब वी हैव गिवन दिया है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप ढंग से लिखना। दिया है क्या? इसका सॉल्यूशन है भाई, क्या दिया है? जी इज इक्वल टू 15 ओम तथा यह 4 मिली एम्पियर धारा पर, 4 मिली एम्पियर धारा कहां को जाएगी? उसकी कुंडली की ओर। आई जी बराबर आई जी इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ये किस रेंज का बन जाता है ये देखिए, बिल्कुल आराम से समझ लेना भाई। ये जो आईजी है धारामापी की कुंडली की ओर जो धारा जाएगी, शेष तो शंट की ओर जाएगी। शंट की ओर जाएगी तो वो फिर एमीटर बन जाएगा। एमीटर किस रेंज का बन रहा है? 0 से 6 एम्पियर के पास का एमीटर बन जाता है। तो इसके लिए हम इसको कैसे बनाएंगे ऐसा एमीटर? तो आई इज इक्वल टू कितना? 6 एम्पियर। तो 0 से 6 एम्पियर के रेंज का एमीटर बनाने के लिए हमको इसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ना पड़ेगा। वो कितने ओम का जोड़ना है वही बताना है आपको। ये देखिए, ये धारामापी था, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी हो गया। इसके पैरेलल में हमने एक शंट जोड़ दिया, ये शंट जोड़ दिया एस, और इसमें को करंट टोटल आई में से आई जी का मतलब 4 मिली एम्पियर इस की कुंडली की ओर जाने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप को दिखा रहा होगा और यह एमीटर बन गया। शेष करंट आई इधर को आई माइनस आई जी अभी करा हुआ है। तो ये पूरा भाग यहां से यहां तक का ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है एमीटर। ये बन गया हमारा एमीटर। तो ऐसा बनाने के लिए ये शंट कितना जोड़ना है तो रख दीजिए मान। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर एस के सिरों के बीच विभवांतर। तो आई जी, माना आप फार्मूला भूल गए हैं, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। सो एस निकाल दीजिए। एस इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? एस इज इक्वल टू जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी हो गया। रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। जी इज इक्वल टू कितना है? 15 ओम।
आई जी कितना है 4 × 10⁻³ एम्पियर अपॉन आई कितना है 6 -4 × 10⁻³ अब देखो 6 में से ये 0.0004 लगभग सही हुआ है, इसको आप नियरली ऐसा लिख दीजिए 15 × 4 × 10⁻³ अपॉन ये हो गया 6 -0.004। देखो 6 में से 0.004 घटाएंगे तो लगभग 6 ही बचेगा। तो S इज इक्वल टू, इसको मतलब नेग्लेक्ट कर दीजिए, 15 चक्को 60 × 10⁻³ 3/6 ओम आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, S इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ ओम। -3 नो सॉरी 1 नहीं 10, 6 कम 6 6.60 10 × 10 की पावर, ये है भाई 10 × 10⁻³ ओम, और ये 10 की पावर -3 होता है मिली ओम। सो S इज इक्वल टू 10 मिली ओम, ऐसा भी लिख सकते हो। मिली मीन्स हम कितना छोटा प्रतिरोध जोड़ेंगे, 0.00 10⁻³ है देखिए, तो यहां से पॉइंट मिली का मतलब 10 × 10⁻³ मतलब 3 स्थान दशमलव आएंगे, तो 10 मीन्स 0.01, 1 ओम का 100 टाइम्स इतना ओम का एक शंट उससे जोड़ देंगे, मतलब 10 मिली ओम का प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में हमको जोड़ना पड़ेगा। ये धारामापी हो गया, धारामापी का कन्वर्जन हो गया। किस किस में कन्वर्जन हो गया भाई, वोल्ट मीटर में और अमीटर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और 5 नंबर का इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि धारामापी क्या है, उसका सिद्धांत और धारा सुग्राहिता वोल्टेज सुग्राहिता को समझाइए, और उसमें एक क्वेश्चन दे देंगे, या धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दे देंगे, या धारामापी को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने धारामापी के लिए धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, धारामापी सिद्धांत, धारामापी का कंस्ट्रक्शन और धारामापी का रूपांतरण किस किस में, वोल्ट मीटर और आमीटर में, और वोल्ट मीटर और आमीटर में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ साथ ही हमने जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उस बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 27 और 28 उठाते हुए आपको समझा भी दिया कि वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ेंगे, अति उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, उसका प्रतिरोध अनंत माना जाता है, और हमेशा किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, हमने वोल्ट मीटर ने वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिसे हम शंट कहते हैं। शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस, और एमीटर बन जाएगा। एमीटर को किसी भी सर्किट में हम यूज करेंगे, मतलब करंट को मेजर करेंगे, तो हमेशा उस सर्किट के सीरीज में लगाएंगे एमीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई, वेरी हाई, और उसको पैरेलल में जोड़ेंगे सर्किट में, और एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो, और उसको हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही शेष। अगले लेक्चर में कुछ बेसिक इस चैप्टर की समरी करेंगे। समरी करने के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें इसमें छूट गई हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कुछ, ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें। तो हम कुछ ऐसी चीजों को आपको बताएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, और जो आपकी बुक्स में सिलेबस निर्धारित किया हुआ है उस सिलेबस वाइज चल रहे हैं। हमारे पास सीमित संसाधन है बच्चों,
सीमित संसाधनों के बाद मेरा प्रयास है कि आप तक कंप्लीट सिलेबस पहुंचे, परंतु कुछ बेसिक चीज़ें और जो आपको पढ़नी चाहिए उनको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो शेष अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। शेष फिर।